हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैथ्स का क्लास 8th का मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर करवा रहा हूँ और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो भी इसके आसपास की मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और ये आपका जो एग्ज़ाम है ना, ये 2.5 आवर का रहेगा, इनके 2.5 घंटे का, और 60 मार्क्स का पेपर रहेगा। और मैं आपको थोड़ा सा पहले डिटेल बता दूं कि आपका जो पेपर बिल्कुल ऐसा ही डिज़ाइन का आएगा। उसमें 3 सेक्शन होंगे, ए और बी और सी होंगे। सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन है, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मतलब एमसीक्यू टाइप होंगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे, आप जब पेपर खोल के देखोगे 2 केस स्टडी आएंगी, ठीक है, इसके अंदर सेक्शन ए में, ठीक है। और सेक्शन बी में 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, राइट रॉन्ग, इस तरीके के होंगे। सेक्शन सी में 9 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिसमें 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के और जो 2 क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के होंगे। और आपको जैसे ऑप्शन भी दिया गया होगा कि ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, ठीक है, तो आपको दोनों में से एक करना होगा, लेकिन जो नंबर लिखा है वो आपको कंपलसरी करना है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब जैसे आपने कोई क्वेश्चन जैसे किया, इसका आंसर गलत कर दिया, इसके नंबर आपके कटेंगे नहीं, ठीक है, मिलेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं। कैलकुलेटर आपको एग्जाम में बिल्कुल अलाउड नहीं है। अब हम स्टार्ट कर देते हैं पहला सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन ए है, ठीक है। मैं इसलिए रिटर्न में ऐसे करवा रहा हूँ ताकि आप पेपर में जब करेंगे तो आपको आइडिया हो सके कैसे करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इसमें आपका पहला पार्ट है, ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में 8 क्वेश्चन है जो एमसीक्यू वाले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक अरेंजमेंट कैन नॉट बी यूज टू रिप्रेजेंट अ स्क्वायर्ड नंबर। निम्नलिखित में से किस सममित व्यवस्था का उपयोग एक वर्ग संख्या को निरूपित करने के लिए नहीं किया जा सकता। मतलब किससे हम स्क्वायर जो है ना नंबर वो नहीं बना सकते, इससे 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 या इससे, तो इससे हम स्क्वायर नहीं बना पाएंगे, ठीक है। बाकी सबसे हम बना सकते हैं, आप देख सकते हैं 16 है, ठीक है, इस तरीके सबसे बना सकते हैं, इससे नहीं। तो इसका आंसर हम फर्स्ट का बी लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है एग्जाम में। आप चाहें तो इसकी पिक्चर बनाएं या ना बनाएं, आपके ऊपर है, लेकिन आंसर ऐसे लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 के पहले का बी, ठीक है। इसलिए मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, आपको जो है पीडीएफ फॉर्म में नहीं करवा रहा, ठीक है। और अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट का करा, फिर सेकंड करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि ये इस तरीके से देखो, ये 1 2 3 ये 3 रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो कह रहा अगर एंगल 65 का है, 65 का है, तो 3 और 4 कितने का होगा, उनको टोटल करके बताओ। 3 और 4 का टोटल आपको बताना है, ठीक है। तो देखो, आप चाहे तो इसमें सॉल्व करके दिखा सकते हैं, नहीं तो सीधा आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्व आप रफ पेज पर कर ले, ठीक है, या और सीधा आंसर इसमें लिख दे, ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो पूरा सोल्व करके आप आंसर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अब मान लो मैं आपको, जैसे कोई बच्चा कहता है कि सर आप इसी में करिए, फिर हमें बताइए कैसे करना है, ठीक है। तो आप चाहे तो रफ में करिए, फिर आंसर लिख देंगे, तब भी आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे। अब आपको यहाँ रूल लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जो है ना, ये 65 दे रखा है आपको, देखो ये ऐसे ही फिगर है, ठीक है, और ये इन्होंने ऐसे पार्ट में डिवाइड किया, ये आपको 65 दे रखा है। अगर ये 65 है तो ये भी 65 होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं, ठीक है। और हमें यहाँ पर ध्यान से देखने की जरूरत है, ये 90 का बना हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है एल रेखा एन के लंबवत है, तो ये हमें 90 का दे रखा है और ये 65, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे अगर लिख कर दिखाना चाहते हैं तो जैसे आप यहाँ बताता हूँ मैं, आप ऐसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड का, ठीक है, लिखते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे एंगल 6 बराबर एंगल 3 इज इक्वल टू 65, ठीक है। क्यों है 65, आप ब्रैकेट में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में लिखेंगे शीशाभिमुख कोण, ठीक है। ये जो एंगल होते हैं ना, इन्हें शीशाभिमुख कोण कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, ठीक है। समझे मेरी बात आप। उसके बाद आप ये लिखेंगे एंगल जो 4 है ना, ये एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री लिखेंगे।
यहाँ लिखेंगे, आपको दे रखा है एल जो है वो परपेंडिकुलर है एन को, ठीक है। उसके बाद इसने बोला ना कि आपको 3 और 4 को ऐड करना है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 को ऐड कर लीजिए, 65 प्लस 90, ओके, तो आपका 155 आ गया। तो इस तरीके से आप दिखा दें, और उसके बाद आप सेकंड का आंसर, जैसे 155 किस में है, आपका बी में, डी में, ठीक है, तो आप डी लिख के 155 डिग्री लिख सकते हैं। आप ऐसे करके दिखा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे करें जैसे मैं कर रहा हूँ, सेकंड करा, सेकंड में आपने डी लिखा, 155 डिग्री, क्लियर हो गया। अगर आप ऐसा दिखाना चाहें तो यहाँ पर दिखाने के बाद फिर आंसर लिखें, मैंने दोनों तरीके से बता दिए, ठीक है। आप सोचेंगे सर टीचर को कैसे पता चलेगा कि हमने सॉल्व किया, ये चीज़ आप यहाँ पर रफ डाल के दिखा सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ओके। चलो उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पर आ जाइए। ये थर्ड क्वेश्चन है आपका। थर्ड में बोला गया कि इस पूरे की वैल्यू बताइए, ये है थर्ड। तो जैसे अगर बच्चे कहते हैं कि हमें सर करके दिखाइए, तो इस तरीके से यहाँ पर हम कर भी लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे कर सकते। MCQ में सीधा आंसर चाहिए होते हैं हमें, ठीक है। तो देखो किसी की पावर 0 वैल्यू 1 हो गई, किसी की पावर 0 वैल्यू 1 हो गई, ओके, किसी की पावर 0 वैल्यू 1 हो गई। देखो किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर आपने इतनी बड़ी रकम भी लिख ली ना, उसके ऊपर 0 लगा दिया, तब भी उसकी वैल्यू 1 होगी, क्लियर। तो 1 1 जब 1 हो गया 1, तो कितना आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे यहाँ करके थर्ड का आपका आंसर कौन सा है, यहाँ पर सी, ठीक है। तो सी का आपका क्या आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। देखो मैंने यहाँ पे करके भी दिखा दिया, ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा आंसर लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब फोर्थ पर आ जाइए। फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये देख रहे हैं, समद्विबाहु का मतलब होता है इंग्लिश में आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब होता है कि एक ट्रायंगल अगर आपने बनाया ना, तो उसमें ये वाली साइड, ये साइड बराबर है, तो इसके आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। देखो अगर मैंने आइसोसेलेस बनाया ये ट्रायंगल, आइसोसेलेस की 2 साइड इक्वल होती है। अगर ये 2 साइड इक्वल है तो ये दोनों इक्वल होंगे, अगर ये 2 साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, मतलब इसके सामने ये, इसके सामने बराबर होते हैं, ठीक है। आइसोसेलेस का मतलब होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब होता है इसमें 2 साइड्स जो हैं वो बराबर होती हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको निकालेंगे, क्या बोला गया क्वेश्चन में देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ बोला गया है कि AC की जो लंबाई है, यहाँ देखिए आप, AC की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ये पूरा हमें 10 दे रखा है, ठीक है, ये पूरा हमें 10 दे रखा है, यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे करा, ठीक है। इसे मैं लिख के इसी में दिखा रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली बच्चे इसी के फेवर में होंगे कि सर हम साथ लिख के दिखाना भी चाहते हैं, ठीक है। AC जो है 10 है, तो यहाँ पर AC 10 लिखा, ओके। आप देखें AC 10 लिखा, और एल्टीट्यूड AD 6 है, ये आपको 6 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद P इज अ पॉइंट ऑन AB, यहाँ पर ये जो AB है ना, इस पर P पॉइंट आप देखें, ओके। अब इसने बोला है कि BP 4x - 1 है, या ये जो BP है ना, ये कितना है 4x - 1, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है PA 3x + 4 है, ये A है ना, ये P है, ठीक है। ये कितना 3x + 4, PA इक्वल टू कितना 3x + 4, ठीक है। हमें ये और ये दे रखी है। अब इससे मतलब BP की लंबाई निकाले, हमें BP की लंबाई निकालनी है, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे जो 6 दे रखा है ना AD, इसका तो यूज ही नहीं है। अब आप देखो आप क्या करेंगे, आप देखिए ये वाली जो साइड है ना, ये वाली जो साइड है ये इसके बराबर है, क्यों, क्योंकि इसने बोला है ये आइसोसेलेस है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए ये इसके बराबर है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम ये लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने सी यहाँ डी नाम दे दिया, हम लिखेंगे AB इक्वल है AC के, ठीक है। क्यों, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस, ये ऐसे, ठीक है, ट्रायंगल। हिंदी में क्या लिखेंगे आप, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ABC एक
समझे। देखो जो एमसीक्यू है ना वो आपको शॉर्ट में आंसर देने हैं, क्योंकि इतना लंबा पेपर है आपका, ये तो मैं समझाने के लिए ये बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप माइंड में कर सके अच्छी बात है। ए बी कितना है, देखो ए बी है ना, किससे मिलके बना है, ये बना है ए पी प्लस बी पी, और ए सी कितना ए सी। अब बताओ ए पी कितना है, ये रहा। देखो ए पी बोलो या पी ए बोलो, बात एक ही है। तो कितना है 3x प्लस 4, बीपी कितना है 4x माइनस 1 इजिकल टू ए सी कितना है 10। तो 4x और 3x कितने हो गए 7x, 4 में से 1 गया 3, ठीक है। तो इस तरीके से इजिकल टू में कितना है हमारा यहाँ पर 10 और 3 उधर चला जाएगा। जब 3 दे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया 7, ये 7 अपन में चला गया, ये आ गया 1, x हमारा 1 निकल गया। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि आपको बीपी की लंबाई पता लगानी है। तो बीपी कौन है, ये रहा, बीपी कौन है, ये रहा, ठीक है। तो बीपी हम पता लगाएंगे, यहाँ बीपी लिखेंगे तो 4x की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस 1, 4 1 जा 4 माइनस 1, तो कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 3 आ गया, और ये देखो चेक करो 7 निकलेगा, चेक करो। मान लो पी ए पूछा होता, तो कितना आता 3 1 जा 3 और 4 7, तो कितना आ गया 7। पर हमसे पूछा क्या, खाली हमसे बीपी पूछा है। तो यहाँ पर आप चेक करें कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला, ठीक है। इसका एमसीक्यू में कौन है, हमसे बोला बीपी, तो 1 5 3 या 10, बीपी पूछा है तो 3 आ गया। तो हम 4th का लिख देंगे, यहाँ पर 4 से डाल के लिख देंगे बी का 3 सेंटीमीटर। देखो यूनिट लिखा है, यूनिट लिख देंगे आप। क्लियर हो गया, आपको अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है 5th क्वेश्चन। ये कह रहा है कि राजू के पिता की, पहले हिंदी में सुन लो, ठीक है। राजू के पिता की वर्तमान आयु राजू की वर्तमान आयु की 3 गुना है। मतलब जो उसके पापा है ना, राजू की उम्र के 3 गुने हैं। मतलब अगर मान लेते हैं राजू 15 साल का, तो पिता कितने के होंगे 45 साल के, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि 4 साल बाद उनकी उम्र का टोटल 64 है। मतलब अब 4 साल बाद अगर हम बात करें तो पिता की उम्र भी बढ़ेगी और, ठीक है, बेटे की उम्र भी बढ़ेगी। तो इंग्लिश में सुन लो क्या कह रहा है कि राजू जो फादर्स है ना वो 3 टाइम्स हैं राजू की एज के आज की, और कह रहा है 4 ईयर लेटर दोनों की एज का सम करेंगे ना तो 64 आएगा। तो कह रहा है कि पेरेंट एज निकालिए, क्या निकालिए, पेरेंट एज निकालिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ऐसा क्वेश्चन जैसे हम 5वां कर रहे हैं तो एमसीक्यू में तो आप सीधा आंसर लिख सकते हैं, बाकी मैं पूरा समझा रहा हूँ, ओके। तो आप पूरा भी दिखा सकते हैं। तो लेट, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप लिखेंगे प्रेजेंट एज, ठीक है। पहले राजू की, लेट प्रेजेंट एज ऑफ राजू, राजू की प्रेजेंट एज क्या हमने x ईयर मान ली, ठीक है। तो हिंदी में माना राजू की वर्तमान आयु, ठीक है, हिंदी में लिखते। अब अगर x तो पिता की कितनी होगी, बताओ पिता की कितनी होगी, क्योंकि मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्वेश्चन कर करके, तो अगर ये 4 नंबर में ई बन के आ गए तो आप करते लोगे, ठीक है। तो बताओ पिता की कितनी होगी, पेरेंट एज ऑफ राजूज फादर, राजूज फादर, तो कितनी होगी 3x, ठीक है। तो राजू के पिता की वर्तमान आयु, ठीक है। अब प्रश्नानुसार मतलब जो क्वेश्चन बोला उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं आप। अब क्या बोला है, दोनों की एज में 4 ऐड कर दो, आफ्टर 4 ईयर लिखा ना, तो 4 ऐड करो तो 64 आएगा दोनों में। देखो x है ना भी इसकी, तो इसमें हमने 4 ऐड कर दिया, प्लस ये 3x है ना, इसमें हमने 4 ऐड कर दिया, तो दोनों की एज का टोटल करेंगे तो कितना आता है 64। कितना आता है 64। देखो अब ऐसे कोई और क्वेश्चन बन के आ गया और यहाँ 4 वर्ष बाद लिखा, 4 साल पहले आ गया, तो माइनस माइनस लिख देंगे। तो जो क्वेश्चन करते हो ना उसके आसपास की भी चीजें किया करो, अगर ताकि अच्छा स्कोर करना है। तो 3 और x कितना हो गया 4 4 4 कितना हो गया 8 64, ठीक है।
तो 4x इजिकल टू 64 प्लस का 8 माइनस का हो जाएगा। x इजिकल टू कितना है 64 में से 8 का 56, 4 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाता है, ठीक है, प्लस वाला माइनस। पहले देखो हम कांस्टेंट को उधर लेके जाते हैं, फिर वेरिएबल को लेके जाते हैं, ठीक है। तो 4 से काटो इसे, ठीक है, ये आ गया 14 चौक 56 होता है, x 14, यानी कि राजू की उम्र कितनी आ गई 14 आ गई। तो हमसे राजू की पूछी थी, तो ठीक है 14 ईयर। तो प्रेजेंट एज ऑफ राजू, ठीक है, राजू की वर्तमान आयु कितनी है 14 ईयर। तो अब आप बताओ कौन सा आंसर इस पर टिक करोगे, ये वाला, ठीक है। तो 14 ईयर्स लिखा तो यस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 5वें का सी 14 ईयर्स, ठीक है। अब जैसे हम कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो उसको आप इस तरीके से डब्बे में दिखा दो ताकि टीचर की नज़र एकदम उस पर पड़ जाए, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि अगर आप देखो 5वें क्वेश्चन में ऑप्शन आया, अगर आप 5वें का ऊपर ये नीचे वाला नहीं करना चाहते ये वाला, तो आप ये वाला कर सकते हैं, पर मैं तो समझा रहा हूँ, मैं दोनों करवाऊंगा, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ तो बच्चों में दोनों करवाऊंगा। तो यहाँ पर लिखा है कि 2 पूर्ण संख्याएं हैं, पहले हिंदी में सुनो, उनको घटाने पर 35 आता है और उनकी रेशियो ये दे रखी है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल कितना हो। दोनों का मल्टीपल पूछ रहा है, बच्चे क्वेश्चन से पढ़ते नहीं है इसलिए गलती भी कर देते हैं, ये भी ध्यान रखना। अब ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर देखे 35 उनका डिफरेंस है और रेशियो दे रखे। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन रेशियो वाला है तो रेशियो को अलग करने के लिए हम उसके साथ कोई वेरिएबल ले लेते हैं, कोई चल ले लेते हैं, कह रहे हैं उनकी रेशियो इतनी है तो प्रोडक्ट निकालो 2 नंबर का। तो अब हम कर रहे हैं 5वें का और वाला, ठीक है, दोनों में से एक एग्जाम में करना है, यहाँ मैं दोनों बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए रेशियो वाला कोई भी आए तो आप लेट कर लेना, 2 नंबर है तो लेट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर को आपने क्या दे रखा है यहाँ पे 2 है ना, तो इसको मान लिया 2x, दूसरे वाला 7 है तो सेकंड नंबर को क्या मान लिया, सेकंड नंबर को हमने मान लिया 7x, ठीक है। तो हिंदी में इसको क्या लिखेंगे पहली संख्या, ठीक है। मैं देखो यहाँ लिख रहा हूँ माना पहली संख्या, आप ऐसे लाइन डाल के नहीं लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये क्या है दूसरी संख्या, अब क्या करेंगे प्रश्नानुसार, ये हिंदी में हो गया, इंग्लिश में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों में से एक में, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। क्या बोला है दोनों का डिफरेंस 35 है, तो बड़ी रकम कौन सी है ये या ये, तो 7x में से 2x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 35। आपको कैसे 7 में 2 के तो 5 बचते हैं, देखो 5 बचते हैं वेरिएबल में, लेकिन वो x क्या है जो घटाने पे 35 बना दे, 7 में 2 को 5 वो इधर लिखेंगे लेफ्ट में, जो कॉन्स्टेंट रकम वेरिएबल की दी होती है ना, जो ये दी होती है उसको हम राइट में लिखते हैं, ठीक है। तो कितना है 35, x कितने का आ गया 35, 5 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, x कितने का आ गया 5 7 5 7 आ गया। अभी x निकला है, अभी नंबर नहीं निकला, ठीक है, नंबर अभी हम निकालेंगे, ठीक है। नंबर कैसे निकालेंगे, देखो ये रहा, ये है ना हमारा फर्स्ट नंबर, जो हमारा x 7 निकला ना, तो फर्स्ट नंबर क्या आ गया, फर्स्ट नंबर क्या आ गया बताओ 2 मल्टीप्लाई 7 14, ठीक है। सेकंड नंबर हमारा क्या आ गया, सेकंड नंबर क्या आ गया 7 मल्टीप्लाई 7 49, ठीक है। देखो ये जो x है ना, x इसकी जगह ये 7 पुट करेंगे, क्वेश्चन तो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये देखो 7 आ रहा है ना, तो यह मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में बोला प्रोडक्ट करिए, अभी इतना ही खत्म नहीं हुआ, प्रोडक्ट भी करना है आपको, ठीक है। तो प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करने के लिए 14 को 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना होगा 686, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कौन सा हो गया सी, ठीक है। तो 5वें का
C 686 आ गया। ठीक है, आप अलग से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो माइंड में मल्टीप्लाई करके भी आप लिख सकते हैं थोड़ी। वो चलो आगे देखो, 6 पे आ जाओ। 6 क्वेश्चन देखिए अब। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन में बहुत ही इजी है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये इतनी बड़ी अमाउंट है ना। ठीक है, तो ये कह रहा है ये 1 लाइट ईयर की वैल्यू दे रखी है। कितने की? 1 लाइट ईयर। तो ये कह रहा है 5 लाइट ईयर की वैल्यू निकालिए। तो देखो 1 की इतनी है, तो 5 की क्या होगी, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसके बाद इसे बोल रहा है कि इसको इनमें से किस फॉर्म में लिखा जाएगा। ये पूरी जो है स्टोरी, ये मैंने नहीं पढ़ी, मैं आपको बता रहा हूँ। ये बता रहा है कि ना जो एक लाइट ईयर होता है ना, वो क्या होता है। तो जो प्रकाश पृथ्वी में एक साल में आता है ना, एक साल में जो यात्रा करता है उसे बोलते हैं। तो ये कह रहा है इतना किलोमीटर है, इतनी लंबी दूरी तय करता है। तो 5 साल में कितनी करेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो मल्टीप्लाई करने पर कह रहा है इनमें से क्या आएगा, इन सब में से क्या आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, तो आप ये देखो, ये दे रखा है, ये हमने अमाउंट उतारी 9 5, पहले 2 जीरो है, फिर 3 जीरो है, फिर 3 जीरो है, फिर 3 जीरो है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। ठीक है, अब जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो ये 3 जीरो उतनी रहेंगी, ये भी 3 जीरो उतनी रहेंगी, 0 से मल्टीप्लाई करोगे, हाँ है ना, ये भी उतनी रहेंगी, ये भी उतनी रहेंगी। अब इसे करोगे तो 5 और 25, 2 कैरी कर दोगे, तो इसमें 5 मैंने 40 में 2 ऐड कर दो, ये हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब उसके बाद इसको हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद देखो कैसे करोगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 4.75 लिख के 10 की पावर 13 लिख देंगे। ठीक है, ये जो 10 ना बेस लिया जाता है, जब हम इसको ऐसे लिखते हैं ना इस तरीके से। अब आप छोटा सा समझ सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पर आपका 3000 लिखा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 गुणा 10 की पावर 3। अब जैसे 10 के 3 मतलब 10 को 3 बार, और यानी कि 1000 हो गया, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 ही तो आएगा। तो इस तरीके से आपको बंद करना खोलना आना चाहिए। अब ये बहुत बड़ी रकम है, तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा समझाऊंगा तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आसान सा लिया है। तो सिंपल सी बात है, पहले मल्टीप्लाई कर देना, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 10 की बार लिखकर ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर पॉइंट नीचे होता है, यहाँ चाहिए होता है। अब देखो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, जल्दी से मैच करो। देखो ये 4.75 10 की पावर 13। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 6 का बी आपका आंसर आ गया 4.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। उसके बाद 7वां क्वेश्चन देखो। ठीक है, 7वां क्वेश्चन ये कह रहा है आप 1 से शुरू करें। ठीक है, और विषम संख्याओं के घटाव के दोहराने पर निम्नलिखित में कौन संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी। और ये कह रहे हैं इन चारों में से पता लगाओ कि अगर हम 1 से घटाते रहे ओड नंबर को, तो किसमें आपका जो है ना वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो ये ना आपका जो 6 चैप्टर है उसमें एक सब्ट्रैक्शन मेथड है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा या नहीं होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या होती क्या है। देखो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, हिंदी वाले भी सुनते रहना। 3 3 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 6 जा 36। ठीक है, ये दे रखा है, मतलब 7 7 जा 49, दोनों क्लियर। अब देखो ये जो 1 है 4 है 9 है 16 है 25 30, इस तरीके से चल रहा है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं बच्चों। क्योंकि देखो 36 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, मतलब 6 × 6 यानी कि 6। मतलब जब 2 में से एक बाहर निकल जाता है तो उसे परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आप अगर 1 से घटाएंगे तो इनमें से कौन सा जो है परफेक्ट स्क्वायर है। अब जब हम सारे करने लगेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं। तो आपको कम से कम 20 तक याद होने चाहिए। बाकी जिनको 30 तक याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये पूरे आपको पता होने चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है। जैसे 13 की तरह 169 आएगा, 14 की 14 में करेंगे तो ठीक है 2
196 आएगा। 15 की 15 में करेंगे तो 225 आएगा। 16 की 16 में करेंगे तो 256 आएगा। 17 की 17 में करेंगे तो 289 आएगा। 18 की 18 में करेंगे तो 324 आएगा। तो अब देखो ये 324 ही है, तो ये वाला हो जाएगा, ये आंसर आएगा। इनमें से कोई भी नहीं होता, इनमें से कोई भी होता है, चेक करो, कोई भी आ रहा है। 19 की 19 में करो। अब कोई बच्चे कहे सर हमें ये मेथड तो बताओ, ये सब्ट्रैक्शन मेथड करते कैसे हैं। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। जैसे 324 है ना, तो आप खुद करना, बता रहा हूँ। 324 है तो मैं आपको बता दूँ, देखो आप जब आंसर लिखेंगे तो आप कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, 7वां। ठीक है, तो 7वें का सी लिख देंगे 324। ठीक है, अब ये हुआ कैसे, तो आपको खुद करना है। 324 में से पहले 1 घटाना, ठीक है, 323। फिर आपको 3 घटाना। ओड नंबर पता ना क्या होते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में अगर 3 नंबर में आ गया तो आप करते लोगे। ओड नंबर पता ना कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 ये होते हैं ना, ये आपको घटाना है। देखो पहले 1 घटाया 323 आया, 3 घटाया 320 आया। ठीक है, उसके बाद आपने 5 घटाया तो 315 आपका आएगा। ठीक है, फिर आपने 7 घटाना है, कितना घटाना है, 7, 308 आएगा। फिर आपको 9 घटाना है। ठीक है, 9 घटाना है तो 18 में से 9 गए। ठीक है, 9 इस तरीके से आपका जो है 9। फिर इसके बाद 11 घटाना है, 11 घटाओगे, फिर 13 घटाओगे, फिर 15 घटाओगे, फिर 17 घटाओगे, फिर 19 घटाओगे, फिर 21 घटाओगे, फिर 23 घटाओगे। ठीक है, फिर अब 25 घटाओगे, फिर 27 घटाओगे, फिर 29 घटाओगे, फिर 31। टोटल 18 बार होगा। तो गिन लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 बार करते 0 आ जाएगा और फिर आप समझ जाओगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन मेथड है, बाकी और क्वेश्चन होंगे वो भी कराऊंगा आपको। अगर कह रहा है आपको ऊपर में टाइम लग रहा है तो आप नीचे वाला भी ट्राई कर सकते हैं। देखो ये बहुत आसान है कि ऊपर वाला ऑप्शन देख लिया करो, जो आसान लगे वो कर लेना। ठीक है, और अब और करवा रहा हूँ इसका। कह रहे 1369 का यहाँ पर रूट क्या होगा, 1369। ठीक है, ये दे रखा है। अब आपके हाथ में है कि बच्चों आप किस मेथड से करना चाहते हैं, प्राइम फैक्टर से या लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, मैंने ये स्क्वायर रूट वाली वीडियो बना रखी है, तो आप वो वाली वीडियो देख लेना, स्क्वायर रूट वाली। ठीक है, तो मैं आपको इसमें बताता हूँ। फिर भी ये 2 ऐसे जोड़े बनाने पड़ते हैं। ठीक है, बहुत मैंने अच्छे से समझा रखे हैं, 2-3 वीडियो हैं और आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 4 4 जा 16 होता है। तो हमें 13 चाहिए तो ये ले लेंगे, तो 3 3 यहाँ लिखेंगे, 9 आ जाएगा। 13 में से 9 गए, आपके 4 बचेंगे, 69 आ जाएगा। और 3 का डबल 6 होता है, तो यहाँ पर 9 है। तो 9 किस में आता है, एक तो यहाँ पर 9 आता है। ठीक है, और किस में आता है मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए 9 इसमें आ रहा है। तो अब आपको 2 चीज़ें रख के देखनी है, एक 7 वाला और एक 3 वाला। तो मैंने यहाँ पर पहले यहाँ पे रख के देख लिया 3 वाला, तो यहाँ 3 रखा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और 3 से घटा रहा, देखो ये नहीं आ रहा। फिर मैंने 7 वाला रख के देख लिया, क्योंकि 7 वाले में भी 9 आ रहा है। तो 6 के आगे मैंने क्या लगा लिया, 7 लगा लिया। तो 7 7 49 का 4, 7 6 42। ठीक है, और 46। तो देखो आ गया। तो इस तरीके से हम ऐसे पता लगा लेते हैं। तो ये हमारा आ गया, तो ये 37 आ गया। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 37। तो ये कौन सा आंसर हो गया, ये आपका हो गया सी। तो अगर हम 7वां करते हैं उसके ऑप्शन वाला, तो 7वें का सी है, तो हम यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, 7वें का ऑप्शन वाले में भी सी है। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब उसके बाद 8वां क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 8वां ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति गुण भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर है को संतुष्ट करता है। देखो ओनली 1 पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी फिगर है जिसमें केवल एक जोड़ा पैरेलल है। देखो आपको पता भी होना चाहिए कि पैरेलल कहते किसे हैं। ठीक है, अगर आपको ये पता है पैरेलल तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो पैरेलल वो होता है जो लाइन कभी दूसरे को काटती नहीं है। जैसे एक ट्रेन है ना, उसकी जो पटरी है वो क्या कहलाएंगी, पैरेलल कहलाएंगी, क्योंकि एक दूसरे को काटती नहीं। केवल एक जोड़ा हमें बताना है पैरेलल का। तो आप ध्यान से देखो,
ठीक है। देखो ये और ये पैरेलल नहीं है क्योंकि ये काट रही हैं, और ये भी नहीं है काट रही हैं। यहाँ देखो ये इसके पैरेलल लग रही है, ये इसके पैरेलल, तो यहाँ दो जुड़े हो गए, हमें केवल एक जुड़ा चाहिए। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये भी नहीं है। यहाँ देखो ये तो पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है, तो यहाँ एक जोड़ा बोला था तो डी आंसर आ गया। ये सबसे आसान था। देखो कुछ क्वेश्चन तो बहुत ईजी होंगे और कुछ क्वेश्चन जो है वो थोड़े से टफ होंगे, तो इसमें बच्चे को होपलेस नहीं होना, जो आते हैं पहले वो कर देना फटाफट, ठीक है। फिगर बनाना जरूरी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बताई थी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप ये वाला नहीं करना चाहते तो आप इसके ऑप्शन वाला कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ बोला गया है कि ऊपर दिया गया चित्र एक समांतर चतुर्भुज का है, इंग्लिश में पैरेललोग्राम बोलते हैं। कह रहा है अगर D60 है तो किसका मान सबसे अधिक होगा। देखो आपको चारों सोल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि इसने बोल दिया कि इन चारों में से किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा निकलेगी सोल्व करने पर, ठीक है। देखो अब इसको हम सोल्व करने जाएंगे तो उसमें क्योंकि MCQ में इतना टाइम भी नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं, ये देखो अगर बच्चों पैरेललोग्राम होता है ना, और ये हमें 60 दे रखा है, तो पैरेललोग्राम में ये 60 है तो ये भी 60 होता है, ठीक है। ये मैंने नाम दे दिया ABCD, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको, 60 है। अभी 60 का तो ये कितने का होगा। देखो पैरेललोग्राम में रूल होता है कि इन दोनों का जो टोटल है ना वो 180 होता है, इन दोनों का। ऐसे इन दोनों का टोटल भी 180 होगा, इन दोनों का टोटल भी 180 होगा, इन दोनों का टोटल भी 80 होगा, मतलब इसे एडजेसेंट बोलते हैं। ये 60 का तो कितने का, 120 का, ये 120 का तो 120 का होगा। चेक कर लो, इन दोनों का टोटल 180 है, इसका भी 180 है, इसका भी 180, इसका भी 80, और चारों का टोटल कितना होता है 360 होता है। कितने का होता है 360, ठीक है ना। तो अब हमसे पूछा गया है, ये तो क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करो। एंगल ए का डबल, एंगल ए का डबल, एंगल ए कितना है 120, 120 का डबल कितना होता है 240, और एंगल बी का डबल, एंगल बी कितना है 60, 120, तो कह रहा है इसको माइनस करो। क्या करो, माइनस करो। तो हम इसको जब माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा 120 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करो, एंगल ए कितना 120, एंगल बी कितना 60, इसको कितना 180 आ रहा है। इस वाले को सॉल्व करो, एंगल ए कितना हमारा 120, एंगल डी हमारा कितना है 60, तो यहाँ कितना 180 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है 180 आ रहा है। तो और इसमें इसको देखो, एंगल सी का 3 गुना है, एंगल सी हमारा कितना 120 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो 360, और एंगल डी का हमारा 2 गुना तो 120, तो इसको घटाओ 240, ठीक है। तो किस में सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, डी में आ रही है। किस में आ रही है, डी में आ रही है, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे। अगर हम और वाला करते तो डी हो जाता 3, इस तरीके से ये, ठीक है। ये अब मैं आपको जो मैथमेटिक्स का आपका जो चल रहा है ना, ये मिड टर्म का जो मैं आपको सैम्पल पेपर करवा रहा हूँ क्लास 8 का, तो इसका सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ पहले, ठीक है। तो इसमें आपको केस स्टडी दे रखा है, और इसको पढ़कर ना आपको MCQ टाइप क्वेश्चन के आंसर ही यहाँ पर करने हैं। तो पहला अगर हम देखें तो यहाँ बोल रहा है कि क्रॉस कंट्री एक रनिंग इवेंट है जिसमें जो धावकों ने पूर्ण निर्धारित दूरी पूरी की है, मतलब पहले से डिसाइड कर लिया जो उन्होंने डिसाइड किया हुआ था। इसमें विभिन्न गतिविधियाँ शामिल हैं जिनमें धावक विभिन्न वातावरणों को कवर करते हैं, अलग अलग मतलब एनवायरनमेंट को फेस करते हैं। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमें डाटा दे रखा है, कितने डिस्टेंस कितने कितने की है। जैसे जो पाव्ड रोड है, मतलब जो पक्की सड़क है वो कितनी है, ठीक है। जो रनिंग है, जो अनपावर्ड मतलब कच्ची सड़क है, और पहाड़ी पर जो है वो सब ये दे रखा है, ठीक है। हमने इसे अच्छे से स्टडी कर लिया। स्टडी करने के बाद अब हमें पहला क्वेश्चन करना है। ये कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज द मड रन। ये कह रहा है कुल दूरी का कितना भाग कीचड़ दौड़ है, मतलब मड पे आप दौड़े हैं। तो देखिए जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन करेंगे तो आप नंबर 2 डाल के, नंबर 2 में यहाँ पर लिखा हुआ है 1, ठीक है। तो आप नंबर 2 में 1 लिखेंगे। अब उसका आंसर देखिए, इसने बोला है कि कीचड़ दौड़ है, ठीक है, और कुल दूरी का। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, अब यहाँ टोटल करो 3 to 5
6 7 8 9 10 11, तो टोटल कितना 11 है। ठीक, कितना है 11। अब मड पे दौड़ा वो, तो ये लिखा मड पे, ये देखिए ये मड पे 1, ये कीचड़ में 1। ठीक है, तो 1 जब भी हम फ्रैक्शन बताएंगे तो टोटल नीचे लिखेंगे, जिसकी बात होगी उसे ऊपर लिखेंगे। तो 1/11। अभी देखो कौन सा ऑप्शन इसका ठीक है, तो ए है, सी है, बी है या डी है, तो इसका आंसर सी है। ठीक है, टोटल जो है ना वो नीचे आता है। अब नेक्स्ट बोला गया है कुल दूरी का कितना भाग जल निकायों का है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज द क्रॉसिंग वाटर बॉडीज। तो क्रॉसिंग वाटर बॉडी में कितना है, तो अब आप फटाफट यहाँ देखो क्रॉसिंग वाटर बॉडी का, देखो ये रहा क्रॉसिंग वाटर बॉडी, कितना है 1 है। ओके, तो इसका भी आंसर जो है हमारा कितना आ जाएगा 1/11। अब देखो कौन सा ऑप्शन है 1/11, ये रहा डी। टोटल नीचे लिखते हैं डी। ठीक है, फिर थर्ड पर आ जाइए। थर्ड में बोला गया है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज द डिस्टेंस कवर्ड ऑन पाव्ड एंड अनपाव्ड रोड। पक्की और कच्ची दोनों को आपको जोड़ लेना है, और कुल दूरी का वो कितना पार्ट है। तो पक्की और कच्ची दोनों को आप जोड़ लो। तो आप जरा सा देखते हैं पक्की और कच्ची को, यहाँ देखिए ये रहा पाव्ड और ये अनपाव्ड, तो 3 to 5 हो गए हिंदी में, पक्की और कच्ची, तो 3 to 5। ठीक है, तो कितना आएगा 5/11। अब चेक कर लो 5/11 का है, यहाँ पर डी में है। ठीक है, फोर्थ केस स्टडी ऐसी बहुत इजी आएगी और आप आराम से कर पाएंगे, बस समझ लो करनी कैसे है। पहाड़ी पर चढ़ना और जंगल में तय की गई दूरी की कुल दूरी का कितना भाग है। वही सेम है, पहाड़ी पर और जंगल की बात हो रही है। तो पहाड़ी कितना है 2 और जंगल कितना है 2, तो 2 to 4 हो गया। ठीक है, और इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश में क्या लिखा था, यहाँ पर लिखा था हिल और वुड। ठीक है, तो हिल का ये रहा 2 और वुड का ये रहा 2, 2 to 4 हो गया। ठीक है, इस तरीके से करना समझ में। 4/11। अब चेक कर लो कौन सा है 4/11, किस में लिखा है, ये लिखा है ए, तो इस तरीके से ए आ गया। क्लियर हो रहा है। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है, राहुल कह रहा है कि जंगल से दौड़कर पहाड़ियों पर चढ़कर क्रॉस कंट्री में कुल दूरी का कवर किया जा सकता है। देखो कहाँ कहाँ दौड़ा है, जंगल से दौड़कर, तो जंगल कहाँ है, ये देखिए जंगल, इसको टिक कर लो। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है इसने, पहाड़ियों पर चढ़कर, पहाड़ियों पर चढ़कर ये रहा, तो 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, आगे क्या बोला है, क्रॉस कंट्री में कुल दूरी का कितना कवर है। तो क्रॉस कंट्री, हमें क्रॉस कंट्री क्या कर रहे, कंट्री को क्रॉस कर रहे थे। ठीक है, तो इसे 2 चीज़ें बोली गई हैं, पहाड़ी पे चढ़ने की बात बोली गई है और जंगल पे दौड़ने की। इंग्लिश में देख लो, बाय रनिंग थ्रू वुड एंड क्लाइंबिंग हिल्स, 2 चीज़ें है ना। ठीक है, ऑफ द टोटल डिस्टेंस इन द कंट्रीज कैन बी कवर्ड। ठीक है, क्रॉस कंट्री बोला ना, तो ये हम क्रॉस कंट्री के पढ़ रहे हैं, तो 2 चीज़ें हमें दे रखी हैं। ठीक है, एक है हमें रनिंग थ्रू वुड और दूसरी क्लाइंबिंग हिल्स वाली, तो दोनों को जोड़ा हमने, कितना है 2 to 4, तो ये 11 से कम है ना। ठीक है, 11 से कम है, और 11 का आधा कितना होता है 5.5, कितना होता है 5.5, और 5.5 से भी ये कम आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आधे से कम है, तो हम क्या किस पर टिक कर देंगे, लेस देन हाफ। ठीक है, मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि हर किसी को समझ में आ जाए। ठीक है, अगर जैसे को लग रहा है ना कि मुझे तो बहुत जल्दी आ गया, तो वो वीडियो को स्पीड से आगे कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ सी आंसर होगा, हिंदी में लिखेंगे आधे से कम। देखो हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, मैं तो दोनों में बताऊंगा। ठीक है, तो देखो केस स्टडी कितना आसान था, सही लगा ना आपको। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है, ये आपकी नेक्स्ट केस स्टडी है। ये कह रहा है स्कूल के प्रदर्शन के लिए प्रत्येक पंक्ति और कॉलम में समान संख्या में छात्रों की व्यवस्था की जानी है। देखो मतलब जितने इधर बच्चे खड़े होंगे उतने ही इधर खड़े होंगे। और ये कह रहा है कि जैसे कि आप सिचुएशन एक देखिए, 9 बच्चे हैं और देखो कैसे खड़े किए, 1 2 3 1 2 3, तो 3 3 जा 9, तो हर तरीके से बराबर है ना। तो ये हो गया कंप्लीट स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है कंप्लीट स्क्वायर। तो अब यहाँ पर बोला गया अगर हम 1 से लेकर 100, मतलब नंबर 1 व्यवस्था में 100 विद्यार्थियों के लिए पंक्ति और सम बनाना चाहते हो, कितने बनाने पड़ेंगे। देखो जो भी दे रखा होगा ना, क्योंकि हम सिचुएशन 1 दे रखी है, ओके, और हमें 100 स्टूडेंट्स को कवर करना है कि जितने बच्चे
जितने बच्चे इधर खड़े हैं उतने ही बच्चे इधर हो, तो हमें इधर कितने खड़े करने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करने पड़ेंगे। अगर नहीं सिंपल समझ में आता तो जो भी नंबर दे देगा उसको रूट कर लेना 10। तो इधर भी 10 करोगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हर जगह से 10 10 10 बनेगा, पूरा 100 आ जाएगा, ठीक है। हमें बनाना नहीं है, सिर्फ हमें आंसर देना होता है। केस स्टडी है, बहुत ही ज़्यादा आसान होती है डियर, ठीक है। तो आप इसमें कौन सा आंसर आपका आ जाएगा? सी। और एक बात और मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपको 100 दे रखा है और इसमें से ढूंढना है, तो आप 5 की 5 में मल्टीप्लाई करो 25, 10 की 10 में करो 100, 12 की 12 में करोगे 124, 7 की 7 में करोगे 49। तो किस में 100 आ रहा है? आपका इसमें आ रहा है, तो आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं। तो जो भी अगर आपको बोला जाए ना इक्वल में, तो आप उसका रूट कर लेना। क्या कर लेना? रूट। अब नेक्स्ट है, प्रदर्शन आयोजित करने वाले शिक्षकों को लगता है कि एक समूह में 100 छात्रों को व्यवस्थित करना मुश्किल है। अब क्या हुआ कि ना बड़ी गड़बड़ हो गई बच्चों। क्या हुआ कि जो इलाका दे रखा है ना, वहाँ पे 100 स्टूडेंट्स को कवर नहीं कर पा रहे, इधर और इधर बराबर नहीं रख पा रहे। तो वहाँ की जो मैनेजमेंट है ना, उन्होंने डिसाइड किया कि हम 2 स्क्वायर बना लेंगे। 2 स्क्वायर का मतलब होता है जितने इधर उतने इधर, ऐसे एक और बना लेंगे, जितने इधर उतने इधर, तो हर तरीके से बराबर दिखेंगे। तो ये कह रहे हैं कि अब आप बताओ इनमें से वो कौन सा होगा। तो देखिए, आपको ये तो पता है ना टोटल बच्चे कितने 100 हैं, और आपको ये भी पता है कि 100 तो है लेकिन वो कंप्लीटिंग स्क्वायर है। अब आपको इसी में छांटना पड़ेगा, ठीक है, इसी में छांटना पड़ेगा। ध्यान से समझना बच्चों। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला है 36, तो 36 का आप रूट करोगे तो 6 आएगा, सुन रहे हैं। और 64 का आप रूट करेंगे, कितना आएगा आपका? 8 आएगा, ठीक है। सुन रहे ना मेरी बात? अब आप ध्यान से देखो, 36 का रूट 6 होता है और 64 का 8 होता है। अब इसका मतलब ये हो कि हम 8 इधर खड़े करें, 6 इधर खड़े करें तो बन जाएगा। और अब चेक करो क्या इनको जोड़ने पर 100 बन रहा है, क्योंकि हमें 100 का चाहिए टोटल, क्योंकि 100 ही तो है। तो चेक करो, तो देखो 36 और 64 जोड़ो, यस 100 भी बन रहा है और स्क्वायर रूट भी हो रहा है। तो हमारा पहला ही आंसर आ गया, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ गया? पहला ही आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट था, ठीक है। और हमारा सेकंड का क्या आ गया? ए। मैं अब और भी आपको बताता हूँ, ठीक है। मेरा मकसद केवल पेपर कराना नहीं है, उसके आसपास का कंसेप्ट बताना भी है। अब ये क्यों नहीं होगा? देखो टोटल तो 100 बच्चे हैं ना, तो 100 है तो इनको ऐड करने पर 100 बनना चाहिए। देखो 81 का रूट क्या होता है? 9 होता है। 16 का क्या होता है? 4 होता है। लेकिन ऐड करने पर तो ये 97 आ रहा है ना, तो इसका मतलब 3 बच्चे कहाँ गए? वो तो है ही नहीं, इसका मतलब गलत है। और 50 ऐड करने पर तो 100 आ रहा है, लेकिन 50 का तो कोई रूट होता ही नहीं है, नहीं होता ना स्क्वायर रूट, इसलिए ये नहीं है। और 14 और 14 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 98 आएगा, लेकिन 100 आ ही नहीं रहा, लेकिन स्क्वायर रूट दोनों के होते हैं। तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया? ए हो गया, ठीक है। देखो जिसका स्क्वायर रूट भी हो जाए, स्क्वायर रूट को बोलते हैं वर्गमूल। और मैंने आपको बताया वैसे पहले जब क्वेश्चन कराए थे, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो मैंने कहा था आपको 1 से लेकर कम से कम 20 तक याद कर लो। जो बच्चे ज़्यादा होशियार हैं वो 30 तक कर लें, ठीक है। तो इससे बेनिफिट रहता है, टाइम बच जाता है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका 3rd। ये कह रहा है कि अब क्या हुआ कि जिस दिन प्रोग्राम था ना, देखो मैं एक लैंग्वेज में पढ़ रहा हूँ और समझा दोनों में रहा हूँ, आप फिर भी कोई डाउट हो इस लाइन को पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि 2 छात्र हैं, वो ना उस दिन आए नहीं, वे कोई मजबूरी होगी, एब्सेंट थे। क्या थे? एब्सेंट थे। तो अब टीचर्स चाहते हैं कि हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है? कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो अब देखो ये सेम चीज़ लिखी है पूरी, तो अब बताओ कि कौन सा अरेंजमेंट होगा। आपको इसका मतलब क्या ध्यान रखना है? टोटल करने पे 98 आना चाहिए, पर मैंने अभी यहाँ पर आपको पहले ही सारा करवा दिया है ना, सारा बता दिया। तो टोटल करने पे 98 इसमें आ रहा है ना, देखो 14 और 14 यहाँ पे भी वही लिखा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट भी होता है। देखो 49 का स्क्वायर रूट होता नहीं होता? 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 जा 36, 7 7 जा 14 करवाया था ना मैंने।
हाँ, तो इसलिए अब ऐड करने पे 98 आएगा, 2 बच्चे कम है और स्क्वायर भी पूरा कंप्लीट बन रहा है ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड वाले का आपका डी आ जाएगा 49। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर बराबर होता है। ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू। ये कह रहा है कि अगर हम कोई भी दो नंबर लेते हैं, उनका स्क्वायर करते हैं, तो उनका जो डिफरेंस है ना वो कितना आता है। समझे मेरी बात, दोबारा सुनो। दो लगातार नंबर है, ठीक है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का आप क्या कर रहे हैं, अंतर निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा। देखो आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो। क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों, जैसे दो नंबर आप कोई से भी ले लो, जैसे आपने 3 और 4 ले लिया, आपने 5 और 6 ले लिया, आपने 7 और 8 ले लिया, कुछ कोई भी दो नंबर ले लो, कोई भी। कह रहा आप कोई भी दो नंबर लो, उसका स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ से देख लो 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। कह रहा आप इसको घटाओ, 16 में से 9 के कितने बचे, 7। ठीक है, एक और देखो, 5 का स्क्वायर करो 25, 6 का स्क्वायर करो कितना का 36, घटाओ कितना रहे 11। इसको करो, 7 का करो 49, 8 का करो 64, घटाओ कितना रहा 15। तो ये कह रहा है कि जो डिफरेंस आता है ना, ये क्या आता है, ध्यान देखो, जो 7 आया, 3 और 4 को जोड़ने पर तो 7 भी तो आ रहा है। ये देखो 5 और 6 को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 7 और 8 को जोड़ने पर 15 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करें जो कंसेक्यूटिव हो, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। जैसे अगर 5 है तो उसका अगला 6 होना चाहिए, 7 है तो अगला 8 होना चाहिए, इसे बोलते हैं कंसेक्यूटिव। तो कह रहा है अगर कभी भी किसी कंसेक्यूटिव दो नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका डिफरेंस क्या आएगा, उन नंबर का क्या आएगा, सम आएगा, डिफरेंस आएगा, प्रोडक्ट आएगा, 1 आएगा, अंतर आएगा, जमा करने पर आएगा, गुणन पर, या 1 आएगा। आप मैंने यहाँ क्या बताया, 5 और 6 11, 7 और 8 15, 3 और 4 7, तो क्या है, जोड़ने पर बताया ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, देयर सम। ठीक है, तो फोर्थ का आपका आंसर जो है वो आएगा देयर सम। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि इन सब में आपको ओड पहचानना कि इनमें कौन सी अलग दिख रही है आपको, जो सबसे अलग है, जो आपको अलग बनाती है। इन क्वेश्चन में आपको अलग चीज़ बतानी है। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 100 लिखा है। ठीक है, 100 लिखा है, तो 10 का स्क्वायर 100 लग रहा है, 30 का स्क्वायर 900 है, 20 का स्क्वायर 400 है, लेकिन 40 का स्क्वायर 1400 लिख दिया, जबकि 1600 होता है। तो ये गलत दिया हुआ है। पैटर्न को देखना है आपको बच्चों, आपको पैटर्न पहचानना पड़ेगा। सुन रहे ना मेरी बात, आपको मैं क्या बता रहा हूँ। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, डी। ऐसा हो सकता है कोई नया क्वेश्चन बनकर आ जाए, आपको पैटर्न पता लगाना पड़ेगा। अगर आप पैटर्न पता लगा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरा सेक्शन ए आपका हो गया है। ठीक है, सेक्शन ए मैंने आपको पूरा ये करवा दिया है। सेक्शन बी देखिए। ठीक है, सेक्शन बी में आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 4 में आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो इसमें पहला है, कह रहा है द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 54। ये कह रहा है 3 नंबर हैं जिनको ऐड करने पर, लगातार नंबर है, ऐड करने पर 54 आता है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। देखो ये आपका जो है ना 1 मार्क्स का है, तो आपको केवल आंसर बताना है। आप चाहे तो इसे सॉल्व करके दिखा सकते हैं, मैं आपको पूरा सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो जब हमसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना 3 कंसेक्यूटिव नंबर, तो हम क्या करते हैं, लेट 3, मैं पहले हिंदी में लिख रहा हूँ, सॉरी इंग्लिश में लिख रहा हूँ, फिर हिंदी में लिखता हूँ। लेट 3 कंसेक्यूटिव नंबर, माना 3 क्रमागत संख्या, यस लगा लेना। ठीक है, तो 3 क्रमागत नंबर कौन सा होंगे, पहला अगर x है तो अगला x+1 और उससे अगला कौन सा होगा x+2, 3 नंबर बोले हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में प्रश्नानुसार। ठीक है, तो तीनों को ऐड करने पर x+1 x+2 इज इक्वल टू में आपका जो है वो 54 है।
ठीक है। एक्स 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 कितना होगा 3x, 2 और 1 कितना होगा 3, प्लस का 3 जाके माइनस का हो गया। 54 में से 3 आपके जब लेस होंगे तो 51 और 3 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 7 20। ठीक है, इस तरीके देखो जब इक्वल चल रहा हो ना तो आप इस तरीके के साइन बनाता करो। ठीक है, अगर नहीं बनाओगे तो और लिख देना, और नहीं भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 17 आ गया। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा आ गया, क्योंकि हमने एक्स माना है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आ गया, स्मॉलेस्ट नंबर 17 आ गया। छोटी संख्या क्या आ गई, ठीक है, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे, क्योंकि हमें खालिस्तान यहाँ पर भरना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे अगर मैंने पूरा सॉल्व किया है तो। ठीक है, नहीं तो फिर मैं पूरी लाइन लिख कर यहाँ पे 17 लिख दूंगा। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने सही करा गलत करा, क्योंकि देखो 3 नंबर बोले थे इसमें, 17 तो अगला होगा 18, उससे अगला होगा 19, तीनों को ऐड करके देखो आपको कितना आएगा 54। तो इसका मतलब आपने सही करा। ठीक है, तो ये चेक होगा, सबसे छोटा 17 आ गया। या आप माइंड में सोचो कि 3 नंबर कौन से हैं जिनको जोड़ने पर 54 आता हो, तो ऐसा मुश्किल होगा, इसलिए आप फटाफट सॉल्व कर लेना। अब मैं तो आराम आराम समझाऊंगा, क्योंकि यही आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए फिर क्या करोगे। अब आगे देखो, अगर एक समबाहुभुज है, ठीक है, एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका बाहर का एंगल 45 है, तो आपको भुजाओं की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। तो देखो जब भी आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी होगी तो आपको 360 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, थर्ड चैप्टर आपने करा होगा अच्छे से। तो नंबर ऑफ साइड्स तो इज इक्वल टू 360। ठीक है, अपॉन में आप सीधा 45 कर देंगे, क्योंकि एक नंबर में है। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या वो आपको दिखाई नहीं दिया होगा, मैंने बोला होगा, तो भुजाओं की संख्या। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या अगर आपको निकालनी है तो 360 को 45 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 8 आ जाएगा जब इसे डिवाइड करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर कह रहा है कि 12.25 का स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, तो 12.25 का वर्गमूल। देखो मैंने आपको कहा था कि आप अच्छे से जो है वो 30 तक याद कर लें, तो इससे क्या होगा, बेनिफिट आपको हो जाएगा। ठीक है, पर ये 35 का होता है। ठीक है, तो इसमें आपको करने पड़ेगा, मतलब अगर याद है तो बात अलग है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ रफ में आपको कर देता हूँ। ये देखो 12.25 है ना। ठीक है, आप चाहे तो इससे कर सकते हैं, ऐसे करके। ठीक है, 3 3 जा 9, आपके कितने बचे 3। आपने ये वीडियो देख लेना स्क्वायर रूट वाली। 3 का डबल कितना होगा 6। जब पॉइंट हम वाला उतारते तो पॉइंट लगाना पड़ता है, तो ये 5 आ रहा है तो किस में आएगा, 5 में आएगा। तो इस तरीके से 3.5। ठीक है, ये आंसर है। ये वाली वीडियो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने पिछले साल बनाई थी, वो आपके काम आ जाएगी। अब आ जाओ 4th में। तो ये कह रहा है कि आपको सॉल्व करके दिखाना है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो मैं इसी में पूरा सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। ये है, ठीक है, x का मान आपको निकालना है। तो आपको पता है ना कि वेरिएबल एक तरफ, नॉन वेरिएबल एक तरफ लिखते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, प्लस का 2 जाके माइनस का हो गया, प्लस का 12 जाके माइनस का हो गया। 3 में से 2 के कितने बचे, 1x बचे। 17 में से 12 के कितने बचे, 5।
तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 5। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो जब ब्रैकेट के बाहर लिखा है तो दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, इस बात का आप ध्यान में रखोगे। ओके, चलो अब हमारा 4th भी हो गया। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 5th। तो 5th में 33 के ऊपर पावर लगी हुई है 2 और 32 के ऊपर 2। और आपको मैंने अभी बताया था शॉर्ट में कि जब लगातार नंबर होते हैं उनका स्क्वायर करना होता है तो उसका डिफरेंस क्या आता है, दोनों को जोड़ने पर आता है। बताया था ना मैंने अभी आपको, ये क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, तो आप इसका सीधा आंसर कर दो, 33 प्लस 32 तो कितना आ गया 65 आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। मुश्किल था ये, नहीं था ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट आपका है ये मैचिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका अकेला जो है, जो ये 5वां क्वेश्चन है आपका अकेला क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स में है। ठीक है, तो 1 मिनट, 5वां हो गया ना। अच्छा, ये नंबर है 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, आप देख रहे हैं। तो अब ये अकेला 4 मार्क्स का है, तो आपको इसे बताना है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होंगे। वर्टिसेस का मतलब होता है कि उसके कोने कितने होंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ बना देता हूँ। वैसे मैचिंग में आप सामने सामने आंसर लिख सकते हैं, मैचिंग करके दिखा सकते हैं। ठीक है, मैं एक लैंग्वेज में कर देता हूँ, ट्रायंगल लिखा तो इसका आंसर हिंदी में लिख देते, कोई बात नहीं, त्रिभुज। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, फिर इंग्लिश वाले इंग्लिश में। तो त्रिभुज के कितने कोने होते हैं, 3 होते हैं ना। तो आप इसके आगे F3 लिख देंगे। ठीक है, ये पहला हो गया। फिर दूसरा है षटभुज, हेक्सागन। ठीक है, हेक्सागन में कितने होते हैं कोने, 6 होते हैं। ठीक है, और थर्ड में पंचभुज। पंचभुज में कितने कोने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, तो डी आ गया, ये सबसे आसान है। 4th आपका दे रखा है चतुर्भुज। यानी कि क्वाड्रिलेट। कितने होते हैं उसमें कोने, 4 होते हैं। ठीक है, ये खत्म हो गई। अब आ जाइए 6th क्वेश्चन पर। जो हमारा 6th क्वेश्चन है, और इसने बोला है यहाँ पर कि -3/7 है प्राप्त करने के लिए परिमेय संख्या -7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर -n/3 टू गेट ये। देखो इसको कह रहा है, इसको हम ट्वाइस कर दें। ठीक है, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और वो नंबर x मान लेते हैं, इसमें जोड़ दें, तो ये हमारा आंसर आता है। ठीक है, तो वो नंबर जो हम x इसमें जोड़ रहे हैं, इसका डबल करने का, तो वो कौन सा नंबर है, तो वही हम पता लगाएंगे। तो हम लिख लेते हैं लेट x। ठीक है, देखो व्हाट शुड बी एडेड, लेट x शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर -7/3 टू गेट -3/7। हिंदी में लिखेंगे माना -3/7। देखो आपको आंसर बताना है, ये भी आप चाहे तो एक नंबर का रफ में कर सकते हैं। ठीक है, -3/7 प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मैं समझा रहा तो पूरा बताऊंगा। ठीक है, प्राप्त करने के लिए -7/3 के दुगने में x जोड़ते
तो हमने मान लिया x जोड़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो जो बोला मैंने, हमने क्या बोला है, हमने बोला है कि हमें ये प्राप्त करना है, हमें ये गेट करना है। जो गेट करना है उसे इक्वल के इधर लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। हमें ये गेट करना है ना, इसको इक्वल में लिखेंगे। अब रेशनल नंबर ये है, इसका ट्वाइस करें, 2 ट्वाइस द रेशनल नंबर ये है, तो ये रेशनल नंबर सामने लिखेंगे, इसका ट्वाइस करना है, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करनी है। और इस वाले पूरे नंबर में हम क्या जोड़ रहे हैं, x जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं, x जोड़ रहे हैं। समझ में आ गई आपको, ठीक है। देखो इसमें बोला है कि x शुड बी एडेड, x जोड़ना चाहिए टू ट्वाइस द रेशनल नंबर -1/3, इसको ट्वाइस करने के लिए, ठीक है। और टू गेट ये हमारा आंसर आ जाएगा। गेट मतलब इक्वल में लिखना है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। x प्लस माइनस माइनस हो गया, 7 2 14 हो गया, ठीक है। माइनस प्लस का ध्यान रखना, देखो दोनों में माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो अब माइनस वाला जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। माइनस का 3/7, ये उधर जाएगा, जब इधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, 14/3, ठीक है। उसके बाद अब एलसीएम ले लो, 3 3 या 9, 14 7 जा कितना होता है 98, ठीक है। कितना होता है 98, और 7 3 या 21, और 98 में से जाएंगे तो 89 प्लस का 21, कोई कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ये 2 है, ठीक है। तो 21 हमारा आंसर है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा और में भी है, अगर आप ये नहीं करते तो आप और वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं इसके और में कौन सा है। ये कह रहे हैं मैंने एक संख्या y को सोचा, फिर उसमें 7 जोड़ दिया, इसके दुगने का व्यंजन लिखे। सिर्फ इसे एक्सप्रेशन दिखाना है, देखो बहुत आसान है। इसमें आप 7 जोड़ के इसको डबल करके दिखा दो, ठीक है। सुंदर, सिर्फ एक्सप्रेशन दिखाना है, तो आप सिंपल कर सकते हो। और वाला देखो कितना आसान दिया, तो इसलिए और वाला देख लेना। क्या बोला है कि y केवल आंसर दिखाना है, तो छठे का आंसर है ये। और वाला y लिखा, y नंबर है, कह रहा है 7 ऐड करो, 7 ऐड करा, और कह रहा है इसका ट्वाइस कर दो, तो ट्वाइस कर दिया, ठीक है। ये आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है राइट द नेम ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग ईच ऑफ इट्स एंगल 90 डिग्री। ये कह रहा है एक ऐसे उस पैरेललोग्राम को क्या बोलते हैं जिसमें हर एंगल 90 का होता है। देखो जब पैरेललोग्राम विद 90 डिग्री हो जाए ना, तो उसे रेक्टेंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेक्टेंगल, मतलब आयत बोला जाता है। अगर एक समांतर चतुर्भुज जिसमें हर कोण 90 डिग्री का हो जाता है तो उसे आयत बोलते हैं। क्या है, आयत, ठीक है। तो इतना आप आंसर लिख देंगे, आयत, ठीक है, रेक्टेंगल। तो 7वां क्वेश्चन देखो कितना इजी था। कुछ बड़े होंगे बीच में, कुछ छोटे होंगे, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं, जो आ रहा है पहले करते चलो, बाकी बाद में कर लेना। लेकिन आप बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आप लाइन से भी करेंगे तो कोई पेपर नहीं छूटेगा। अगर आपने बहुत दिल से प्रैक्टिस करी है, दिमाग से प्रैक्टिस करी है, दोनों से। ये देखो इससे बोला x की वैल्यू निकालो, ये 8वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप 2x प्लस का x जाके क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस का 7 जाके हो जाएगा प्लस का, ठीक है। देखो आपको याद रखना कि इधर जाएगा तो क्या साइन चेंज होगा, वेरिएबल एक तरफ लिखने, कांस्टेंट एक तरफ। आप ये मत करना कि 2 में 7 के 5 लिख देंगे, ये वेरिएबल वाला है, ये कांस्टेंट है। और जब इक्वल चल रहा तो आपको ऐसे साइन बनाना है, ठीक है। 2 में से 1 7 दोनों, ये आंसर आ गया, ठीक है। देखो कितना सिंपल था ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th। ये कह रहे फाइंड नंबर ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। ये कह रहे जो हेक्सागन है ना रेगुलर, उसमें कितनी डायगोनल होती हैं, ठीक है। तो हम बना लेते हैं हेक्सागन, ठीक है, बना लिया। तो इसमें हमें जो है पता लगाने कितनी जो है ना डायगोनल है। डायगोनल पता है किसे कहते हैं, जैसे अगर मैं एक रफ में आपको बताऊं, जैसे मान लो मैंने ये चीज़ बनाई, तो इसके कोनों को मिलाऊंगा ना तो उसे डायगोनल कहते हैं। ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं, विकर्ण, ठीक है। चलो अब इसमें डायगोनल होता है। देखो मैं रेड पेन का यूज़ कर रहा हूँ, आपको ब्लू से ही अगर आप बनाना चाहे बना सकते हैं। सिर्फ आंसर लिखना है, मैं सिर्फ समझाने के लिए अलग पेन यूज़ कर रहा हूँ। 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, ठीक है। उसके बाद आप इसको मिला दो,
कितनी होगी 5, ठीक है। उसके बाद आप इसको मिलाओ, ये हो गई 6, सर इसको मिलाओ 7, ठीक है, ये हो गई 8 और ये हो गई 9। क्लियर हो गया? तो 9 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का 9 आंसर, ठीक है। अब उसके बाद हम सेक्शन भी हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम सेक्शन सी करेंगे, ठीक है? और मैं बाकी कंबाइंड भी से कर दूंगा। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 10 अब देखिए। तो यहाँ पर बोला गया, अब ये 2 मार्क्स के हैं। यहाँ बोला गया कि एक समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों का अनुपात 4:5 है, उसकी माप निकालिए। देखो 2 एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के, तो आप ऐसे रफ में बना लो, ठीक है। पेन से बना सकते हो क्योंकि फिगर की इसकी जरूरत नहीं होती। एडजेसेंट का मतलब होता है जैसे ये और ये एक साथ जो होते हैं। कह रहे इन दोनों की रेशियो दे रखी है 4:5, ठीक है। तो आपको पता लगाना है कि कितने का एडजेसेंट का मतलब होता है कि इन दोनों का जो टोटल है ना वो 180 होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो आप ए बी सी डी, तो एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। और हमने मान लिया कि लेट डी जो है ना, डी ये रेशियो दे रखे ना, तो 4x मान लिया और आपने सी को मान लिया 5x, ठीक है। तो जो मर्जी पहले लिख सकते हो, सी और डी कुछ भी पहले लिख सकते हो। अब डी कितना आपने माना 4x, सी आपने कितना माना 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 4 और 5 कितना होगा 9x, तो 180 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना आएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। अभी आपके एंगल नहीं निकले, अभी x की वैल्यू निकली है। अब d निकालो, तो d कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई में 20 80 आ गया, और c आपको कितना आएगा 5 मल्टीप्लाई में 20 आपका 100 आ गया। अब चेक कर लो, दोनों को ऐड करने पर 180 आ रहा है। अब इसमें मतलब फाइंड देयर मेजर्स, तो ये हमने आंसर लिख दिए, खत्म, इतना ही करना, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे एडजेसेंट एंगल, हिंदी में आसन कोण, और यहाँ लिख देंगे लेट, हिंदी में लिखेंगे माना, ठीक है। ये LET है, ठीक है, ठीक है। क्लियर हो गया? आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है आपका 11 क्वेश्चन। तो 11 क्वेश्चन है आपका x अपॉन में 2 माइनस 3x अपॉन में 4 प्लस 5x अपॉन में 6 इज इक्वल टू में 21। अब इसमें बोला x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 2, 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 का 3, 3 1 जा 3, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। अब 2 के टेबल में 12 कौन से नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। 4 के टेबल में 12 कौन से नंबर पे आता है, 3 के टेबल में आता है। 6 के टेबल में 12 2 नंबर पे आता है। अब मल्टीप्लाई करो, देखो आसान तरीके से एलसीएम आपको पता ही होगा, 3 3 जा 9x, 5 2 जा 10, फिर भी मैंने एक बार रिवाइज करा दिया, ठीक है। अब देखो 10 और 6 कितने होगा 16, 16 में से 9 का 7, अपॉन में कितना है 12। देखो प्लस वाले अलग हो जाएंगे और फिर उसके बाद माइनस वाला घटा देंगे, ठीक है। अब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा। अब काटो, 7 तिया 21, 12 तिया कितना आ गया 36 आ गया, ठीक है। इस तरीके से 2 नंबर में आपको पूरा ये करके दिखाना होगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है। तो 12 में आपको बोला है कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, तो x की वैल्यू निकालिए, ठीक है। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, तो x की वैल्यू को पता लगानी है। अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो नीचे वाला कर सकते हैं, लेकिन मैं दोनों समझाऊंगा, ठीक है। तो आप गिवन पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, दिए गए
पाइथागोरस, गोरस है, ठीक है, समझ आना। त्रिक कौन से दे रखे हैं, 6x 10, ठीक है। तो हम ये क्या करेंगे नाउ, अब क्या करेंगे हम, जो बड़े वाला है उसको अलग लिख लेंगे। हालांकि एक बात सुनो, हो सकता है ये बड़ा हो, ठीक है, तो इसे मैं अब लिखे नाउ लेट, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। अगर आ जाता है ना पूरा परफेक्ट में तो हमारा सही होगा, ठीक है। तो हमने जो देखो, अब हमें क्या पता है एक्स जो है वो 12 है या 8 है ना। तो हमने मान लिया कि ये बड़ा है और बाकी दोनों जो है छोटे हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो आपने ये भी देखा होगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। अगर आप नहीं भी लिखोगे ना ये तो चलेगा, आप सीधा ही करो, क्योंकि 2 मार्क्स में 10 का 100 आ गया, 6 का 36। देखो 10 की पावर 2 है, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 100 आएगा, प्लस का 36 जाके माइनस का हो गया। 100 में से 36 के कितने बचे, 64, और ये रूट करेंगे तो कितना आ गया, 64 का रूट क्या होता है 8। मैंने आपको सिखाया था ना, 8 8 जा 64, 7 7 जा 49, वही किया गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका आ गया 8। तो ये पॉसिबल है, रूट के अंदर नहीं आ रहा, इसका मतलब हमने सही निकाला है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8, ठीक है, देयरफॉर। और जब इक्वल चल रहा तो मैंने आपको बताया इस तरीके से आपको बनाना है। अगर कोई बच्चा भूल भी जाता है तो नंबर टीचर नहीं काटते, टेंशन मत लेना, ठीक है। लेकिन परफेक्ट रखो, नंबर काटने के चांस बिल्कुल ही ना हो। अब इसने ये बोला कि इसको सॉल्व करो, तो मैं दोनों करके दिखा रहा हूँ। 1 देखो, पॉइंट के बाद इकट्ठा नहीं बोलते, 1.21 बोलेंगे, ठीक है, 0.09, ठीक है। अब उसके बाद इसको सॉल्व करना है। 1 to 1 को हम सॉल्व करेंगे, तो अगर मैं सीधा लिख दूँ तो 11 आ जाएगा, 1.1 इसका आएगा 0.3, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आएगा, ठीक है, एक रफ में आपको बता देता हूँ। ये देखिए 1.21 है, पॉइंट हटा दो, नीचे आ जाएगा 1 की जगह 0, 1 की जगह पॉइंट की जगह 1 आ गया, 2 जनों की जगह 0 आ गया। पॉइंट की जगह 1 आ गया और 2 जनों की जगह 0 आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट करना है। 121 का क्या होता है, 11 मल्टीप्लाई 11 होता है, और 100 का क्या होता है, 10 मल्टीप्लाई 10। तो 2 11 में से 11 आ गया, 2 10 में से 10 आ गया, तो 0 की जगह 1 आ गया, 1 की जगह पॉइंट लग जाता है, वापस हमने रूट में बदल दिया तो आ गया ना 1.1। तो आपको माइंड में सोचना है, जब स्क्वायर रूट होता है तो 2 पॉइंट के बाद है तो 1 पॉइंट के बाद बन जाएगा। और 121 का आपको पता होना चाहिए 11 होता है, और 9 कैसे होता है 3, 9 का भी करके दिखा रहा तो 0.09 है, पॉइंट हटकर नीचे 100 बन गया। अब इसका स्क्वायर रूट करना है, 9 का 3 तिया 9 कर लिया, 100 का 10 10 10 कर लिया, तो 3 में से 1 बार आ गया, 1 बार आ गया तो 0 की जगह 3, 1 की जगह पॉइंट लग गया तो 0.3 आ गया। तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो। अब पहले सिंपल मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, पॉइंट कितने हैं 1 2, तो 1 2 के बाद लगा दो, ठीक है। और कोई बच्चे के मन में जैसे सवाल है, सर अगर 11 पॉइंट इस तरीके से दिया हो तो आपको क्या करना है, जो भी आंसर आएगा आपका, जैसे जो भी आ रहा है, तो 1 2 3 1 2 3 यहाँ लगा देंगे। ये मैंने ऐसे रफ में लिखा है, ठीक है, समझ में आ गई। तो गिन के लगाना है पॉइंट, ओके। तो 12वें का मैंने दोनों पार्ट आपको करवा दिए, एक बहुत इजी था, दूसरा भी इजी था, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में बोल रहा है कि ये रेक्टेंगल है और ये आपको दे रखा है 2x + 4 और ये दे रखा है 3x + 1। आपको पता है ना कि जो रेक्टेंगल होता है उसकी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा। और आपको ये भी पता होगा कि रेक्टेंगल में ये पूरी डायगोनल इस डायगोनल के बराबर होती है। आयत के अंदर ना, आयत के अंदर जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं,
तो ये वाला इसके बराबर होता है, ये वाला इसके बराबर होता है। एक बात। दूसरी बात ये कि जो आयत होता है ना उसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, तो ये वाला पूरा हिस्सा ये वाला पूरे हिस्से के बराबर होगा। तो इसको थोड़ा सा लिखने के लिए आपको थोड़ा लिखना सही से पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैं लिखना आपको करवा रहा हूँ। आप लिखेंगे RENT इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे RENT एक आयत है। और जब ये आयत है ना तो आप लिखेंगे RN बराबर होगा, ये RN बराबर होगा TE के, ठीक है। और लिख देंगे और ये लिख देंगे कि RN क्या है, RO डबल 2RO, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। 2RO और TE की जगह लिख देंगे, TE की जगह 2T, ठीक है। क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं तो डबल हो गए। जैसे ये 4 रुपये 4 रुपये तो 8 रुपये, तो इस तरीके से अब मैंने 8 रुपये बताना तो मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 2, तो वही लिखा है 4 गुणा 2, ठीक है। यानी यहाँ आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, लिखना खुद अगर लिखना चाहो तो। हिंदी में आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इंग्लिश में डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, ये EACH है, ठीक है, OTHER, ठीक है। यहाँ तक लीजिए। अब देखो 2 लिखा है ना, तो दोनों 2 से 2 कट जाएंगे, कट गए तो RO इक्वल टू कितना आ गया TO, ठीक है। अब RO की वैल्यू कितनी है, आपने सर आपने इतना बड़ा कराया तो आप सीधा ये इसके बराबर नहीं लिख सकते थे। अगर आपको एक्सपीरियंस है आप तो लिख सकते हो ना, पर मैं समझा रहा हूँ ना तो इसलिए पूरा लिख रहा हूँ। RO बराबर TO, तो RO बराबर TO ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 1। अब कोई बच्चे यहाँ से स्टार्ट करता है तो टीचर मेरे हिसाब से तो नंबर नहीं काटना चाहिए उन्हें, ठीक है। 2x प्लस 3x इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, प्लस का 4 जाके माइनस का, तो 3 में से 2 गए माइनस का x, 4 में से 1 गए माइनस का 3, माइनस माइनस कट गया तो x इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो पूछा क्या है, हमसे पूछा था x की वैल्यू, हमने x की वैल्यू निकाल दी, आंसर आ गया। चेक कर लो, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 2 जा 6 कितना है 3 3 जा 9, सॉरी यहाँ पे 3 जा 9, 9 1 10, 3 जा 6 और 4 10, ठीक है। दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है अगर ऊपर वाला नहीं करते तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन करते हैं हम इसके नीचे वाला। ये कह रहे हैं ये 140 है, ठीक है, और इसको इन्होंने आगे बढ़ा दिया, ये 140 है, और ये कह रहे हैं ये 130 है। कह रहे हैं ये एंगल निकालो, ये एंगल निकालो। आपको पता है ना बच्चों, 1 2 3 4, जब 4 साइड होते तो चारों साइडों के अंदर वाले के जो एंगल का जो टोटल वो कितना होता है, 360 बताया था ना। जितनी साइड होंगी उसमें से 2 घटाकर 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो 360 आ गया। 5 साइड होती तो ऐसे 540 आता है ना, 6 साइड होती 720 आ जाता, ऐसे 4 तो 360 आएगा। अब हमें ये तो पता लगे अंदर का 360 है, पर हम x निकाले कैसे। आपको पता ना एक लाइन का टोटल कितना होता है, 180। ऐसी एक लाइन का टोटल कितना होता है, 180। ये निकाल लेंगे तो 3 पता लग जाएंगे, चौथा अपने आप पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने एंगल 1 मान लिया, इसको एंगल 2 मान लिया। फिगर अच्छे से बना लेना, ठीक है, सुन रहे। तो अब आप लिखोगे एंगल 1 प्लस 140 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर। आपको पता होना चाहिए कि एक लाइन का टोटल 180 होता है। हिंदी में क्या लिखेंगे, रैखिक युग्म। ये हिंदी में ही इंग्लिश में, ठीक है।
ये युग्म लिखा है, या पू की मात्रा ग और म। ठीक है, तो एंगल एक हमें निकालना है, तो 180 140 माइनस का हो गया तो 40 डिग्री आ गया। ठीक है, उसके बाद ये निकालेंगे एंगल 2 प्लस 130, एंगल 2 प्लस 130 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180, 130 माइनस का हो गया तो 50 डिग्री आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, क्योंकि ये भी तो एक लाइन है, ये भी तो एक लाइन है। ठीक है, तो लीनियर पेयर। ठीक है, क्या बोलेंगे, रैखिक युग्म। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन फिगर। ठीक है, इन फिगर, इसका नाम हमने दे दिया ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो एंगल 1 प्लस इसका नाम क्या है, 140 डिग्री। ठीक है, 140, और इसकी वैल्यू कितनी, एंगल 2 नाम है इसका, और इसका नाम क्या, एक्स इज इक्वल टू में 360 लिख देंगे। ठीक है, 360 को है एंगल सम प्रॉपर्टी लिख देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। हिंदी में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल ए कितना निकाला हमने, 40, 140, एंगल 2 कितना है हमारा 50, एक्स 360, तो एक्स निकाल लो, इन सबको ऐड करके इधर माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आएगा आपका 230, इसको आप घटा देंगे 130। ठीक है, अब एक बात और सुनो, अगर यहाँ पे हमें दिया होता है पैरेललोग्राम, देखो ये 140 ये 140 है, तो ध्यान से देखो ये लाइन पैरेलल जा रही है। ठीक है, तो ये अगर 130 थी 130 होगा, इसको बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। आप सीधा भी लिख सकते थे। ठीक है, पर यहाँ पर हमें दे नहीं रखा था ना कि ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो फिर हमें पहले बताना पड़ता है कि ये पैरेलल लाइन है, इसलिए ये भी पैरेलल लाइन ही है, तो ये 130 होगा। ठीक है, बाकी अगर आपको आंसर सीधा लिखना तो 130 आप आ सकता था। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब तो लाइन के ऊपर वाला, लाइन के ऊपर वाला, या लाइन के नीचे वाला, लाइन के नीचे वाला बराबर होता है। देखो 130 आ रहा है ना। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 300 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब हमें 300 में ना एक ऐसी संख्या की मल्टीप्लाई करनी है कि उसको कंप्लीट स्क्वायर बना दे। अगर आपके माइंड में आ गया होगा कि भाई अगर हमें उसे परफेक्ट स्क्वायर लाना है तो 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो वो कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो आओ अब मैं आपको करवाता हूँ। तो इस तरीके से 3 आंसर आएगा, देखते हैं कैसे आता है। क्वेश्चन नंबर 14, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना मल्टीप्लाई करने वाला, तो हमें प्राइम फैक्टर करने होते हैं। 300 दे रखे हैं, ठीक है, तो 300 के प्राइम फैक्टर कर लो। 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 एकम 2, एक ऐसे दे दिए, 2 पंचे 10, 2 5 10, ठीक है 0। फिर 2 से करो, 2 7 जा 14, 1 कैरी हो गया, 2 4 जा 10, 3 से जाएगा क्योंकि 7 में 12 होते हैं, 3 की टेबल में आता है, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 कितने कम पड़ रहा है, 1 3 कम पड़ रहा है ना। तो इसमें मतलब फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 300 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिससे 300 को गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बोलेंगे 3 वह, बस आपको थ्योरी लिखनी है, वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 300 से गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, तो इंग्लिश में आप लिखेंगे 3 इज द लीस्ट नंबर बाय विच, यहीं से पूरा लिखना है, 300 must be
multiplied to make it परफेक्ट स्क्वायर। देखो अब आगे तो नहीं करना, लेकिन अगर आपको आगे करने के लिए बोलता तो 300 है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे 300 एक 3 कम पड़ रहा है, तो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 900। तो 900 का यहाँ स्क्वायर रूट निकालेंगे। 900 है ना, देखो सारा नंबर है ना, ये सारा लिख दो, लिख दिया। अब आपने इसमें 3 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करिए तो वो 3 भी लिख दो, ठीक है। नहीं समझ रही मैंने क्यों लिखा है ऐसा, नहीं समझ रही तो 900 है ना, यहाँ पे 900 को दोबारा कर लो, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 4 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 10, 3 7 21, 3 5 15, 3 2 जा 6, 15, 5 5 25, 5 1 जा 5। तो देखो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। समझ में कैसे लिखा था, नहीं तो आप सिंपल है ना, यहाँ ये पूरा लिखा हमने, 3 की मल्टीप्लाई करी, यहाँ पे लिख दिया। अब देखो 2 में से 1 बाहर आ गया, 2 5 में से 1 5 बाहर आ गया, 2 3 में से 1 3 बाहर आ गया, तो 3 पन्ने 15, 15 दूनी 30 आंसर आ गया। हो गया ना परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर उसे कहते हैं इसमें सब चीज़ें बाहर निकल जाए। ये करना नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन यहीं तक करना था, सिर्फ ये लिखना था यहाँ तक। ये तो मैंने बोल इसलिए करा दी कि एग्जाम अगर ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर में आ जाए, आगे आ जाए, तो आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। समझ में आगे। अब हम आगे देखते हैं। अब जो हमारा ये ना 15 16 है, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं। ये कह रहा है कि ना 24 है, 24 को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 2 भागों में बांटना है, ठीक है। देखते रहो। कह रहा है अगर हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, चलो ऐसे लिखो, जब हम 2 पार्ट में बोले ना, तो लेट फर्स्ट पार्ट, जो पहला हिस्सा है वो हमने मान लिया x, माना पहला भाग हमारा x होगा, ठीक है। ये हो गया हिंदी में और इंग्लिश में। और सेकंड पार्ट क्या होगा, माना दूसरा भाग, दूसरा भाग कितना होगा 24 माइनस एक्स। देखो मेरे पास 24 रुपये थे, हो सकता है मैंने आपको 5 रुपये दिए तो मेरे पास कितने बचेंगे 19 ना। हो सकता है मैंने आपको 4 रुपये दिए तो मेरे पास 20 बचेंगे, मैंने आपको 10 रुपये दिए तो मेरे पास 14 बचेंगे। तो हमें पता ही नहीं ना 2 कौन कौन से पार्ट है। तो पहला एक्स, दूसरा क्या आ गया 24 माइनस एक्स। अब आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है पहले वाले को 7 से और दूसरे वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 टाइम्स और 7 टाइम्स, ठीक है। तो 142 आ गया, ऐड करने पे दोनों को जोड़ेंगे तो 142 आएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन। बस फिर सिंपल क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला इसने, पहले वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें 7 से करना है, ठीक है। और दूसरे वाले को किससे करना है, 5 से करना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो कितना आएगा 142 आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे बोला है साफ देख लो, पहले वाले को 7 से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले को 5 से, ऐड करने पे 142 आता है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये देखो तो अब देखो 7x का 7x लिखा, 5 की मल्टीप्लाई इसमें करो। जब आप 5 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आपका कितना आएगा 5 4 20, 5 to 10 और 12, 120 आ जाएगा, ठीक है। 24 पंजे कितना होता है 120 तो होता है, 20 पंजे 100, 4 पंजे 20, 120 हो गया। और 5 एकम 5। देखो इसकी मल्टीप्लाई दोनों में होगी, ठीक है। ये 5 लिखा है, ओके, इज इक्वल टू में 142, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आगे देखो, अब वेरिएबल कौन से है, दोनों वेरिएबल है। 7 में से 5 के कितने बच्चे 2, प्लस का 122 जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 142 में से 120 के कितने बचे हमारे 22 बचे, ठीक है। और मल्टीप्लाई वाला जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि पहले वाले को हमने 11 दिए थे और दूसरे वाले को हमने 13 दिए थे, ठीक है। हमसे पूछा गया फाइंड ईच पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट 11 आ गया और सेकंड पार्ट क्या आ गया 24 में से 11 घटाएंगे कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है। पहला भाग
हिंदी वाले हिंदी में, ठीक है। और दूसरा भाग, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। फुल स्टॉप लगा दे, मतलब टीचर समझ जाए खत्म हो गया क्वेश्चन। कर ले। ये कह रहा है अगर ऊपर वाला नहीं कर पा रहे तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, तो हम नीचे वाला भी करेंगे। तो ये कह रहा है हल कीजिए और उसके बाद आपको चेक भी करना है, आपको चेक भी करना है डियर, ठीक है। 5x 2x माइनस 7 2 3x माइनस 1 7/2, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। देखो काफ़ी लेंथी लग रहा होगा, लेकिन टेंशन मत लो, आराम से करेंगे। 5x, ये माइनस का 2 है, देखो बाहर माइनस है तो अंदर दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। 2 2 जा 4, माइनस का 4x, माइनस माइनस प्लस, 7 2 जा 14, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 7/2 का 7/2। 5x में से 4x के कितने बचे? 1x, ठीक है। 14 का 14, ठीक है। और 6x, और आप चाहे तो ना यहाँ पर इसको यही सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो अलग अलग कर लेंगे। अभी हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सुनो ध्यान से। पूरे के नीचे 1 लगा दिया, क्योंकि यहाँ दोनों में था। इसके नीचे अलग अलग 1 लगा दिया, ठीक है। ये x प्लस 14/1 है, और इसका एलसीएम लो, क्या आएगा? 2 आएगा। 1 के टेबल में 2 2 नंबर पे आता है, तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 के टेबल में 2 2 नंबर पे 2 की मल्टीप्लाई, 2 के टेबल में 2 1 नंबर पे आता है, 1 की मल्टीप्लाई। तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 7 1 जा 7, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले देखो कोई वेरिएबल कांस्टेंट एक एक है या अलग? दो दो है, देखो ये 2 है, तो पहले इसको 1 बनाओ। 7 में से 4 के कितने बचे? प्लस के 3। अब आगे देखिए, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2x, 14 2 28, 12x 3, प्लस का 12x माइनस का हो जाएगा, प्लस का 28 माइनस का हो जाएगा। 12 में से 2 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा। और 28 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो हमारा 25 माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 25/10, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको पॉइंट में ला सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे करो, 5 2 जा 10, 5 5 25, 5 में 2, ठीक है। ये अगर आप इसे पॉइंट में लेना चाहते हैं तो 2.5, क्योंकि 5 का 2.5, ठीक है। अब हमें इसे चेक भी करना है कि हमने सही करा है या गलत करा है, ठीक है। तो चेक कैसे करेंगे? ये पूरा क्वेश्चन जो है हम दोबारा लिखेंगे। ठीक है। अब जहाँ पर x है ना, हम 5/2 पुट कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ पर x है वहाँ पे हमने क्या पुट कर लिया? 5/2 पुट कर लिया, ठीक है। तो 5 5 जो कितना होगा? 25, 2 से 2 कैंसिल, 5 माइनस 7, 3 5 जो 15/2, 7 में से 5 के माइनस के 2, इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, 15 में से 2 गए, 13/2, इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई, इससे इसको इससे, इसको इससे,
अब यहाँ पे दोनों के नीचे 2 है तो 2 ही रहने दो। 13 2 26 7। अब 25 और 8 कितने होते हैं? 33 अपॉन में कितना आएगा? 2। यहाँ जोड़ो 33 अपॉन में 2, दोनों बराबर आ रहे हैं तो हमने सही करा। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं कि लास्ट में ना मैंने यहाँ पे लिखा है 33 अपॉन में 2 बराबर 33 अपॉन में 2 LHS बराबर किसके? RHS। हैंस प्रूफ लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमारा 15 हो गया। अब हम देखेंगे 16th क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है एक्स, और देखो यहाँ पर ये बोला है आपको ये सब निकालना है। तो आपको पहले सबकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तभी आप निकाल पाओगे। तो फटाफट हम फिगर बना लेते हैं। ये 3C है, ये 12 है, ये 6 है, ये 2n - 1 है। इसका नाम E है, SAFE से लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो जो पैरेललोग्राम होता है ना उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो लिखेंगे वी नो दैट opposite side of parallelograms are equal. Opposite sides of parallelogram are equal. ठीक है, हिंदी में लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो आप ये इसके बराबर लिख देंगे। देयरफॉर 3C = 6, ये इसके बराबर कर देंगे 6। ठीक है, यहाँ फिगर में देख लो। ठीक है, तो C = कितना आ गया? 6 अपॉन में 3 = में कितना आ गया? 2 आ गया। उसके बाद ये इसके बराबर होता है एंड, तो आप 2n - 1 2n - 1 = 12 लिख देंगे। ठीक है, = में 12, तो 2n = में 12 माइनस का 1 जाएगा प्लस का 1, 12 1 13। ठीक है, तो n ये अपॉन में चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा कितना आ गया? 13 अपॉन में 2 आ गया। क्लियर हो गया? अब हमसे क्या बोला गया? अच्छा, यहाँ पे y भी लिखा है, x भी लिखा है, तो ये भी निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये हमें निकाल लेना। तो अब आपको पता है ये ऐसा है तो ये y दोनों बराबर होंगे, तो हम लिखेंगे y बराबर 120 होगा अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। हिंदी में लिखोगे समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण है। समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण। ठीक है, और अब आपसे x पूछा गया तो देखो z बन रहा है, तो ये भी 120 होगा। तो x बराबर होगा y बराबर होगा 120 डिग्री के। ठीक है, क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हिंदी में बोलेंगे अंतः एकांतर कोण। ठीक है, ये जो है ना जेड बन रहा है बच्चे, जब जेड बनता है तो बराबर होते हैं। ठीक है, जेड बन रहा है तो बराबर होते हैं। अब हमसे क्या पूछा है वो यहाँ तक तो हमें करना ही पड़ेगा पूरा। ठीक है, ये तो करना पड़ेगा। अब हमसे आगे जो पूछा अब हम वो करेंगे। हमसे पूछा गया पहला 2n + 3c निकालिए। 2n + 3c निकालिए, तो 2n है। ठीक है, तो 2n कितना निकाला है हमने? n कितना निकाला है? 13 अपॉन में 2। 3c कितना निकाला है हमने? 2। तो 2 से 2 कैंसिल, 13 3 2 6 19 आंसर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्या बोला हमसे? x - y निकालिए। तो
सेकंड पार्ट में x माइनस वाई। ठीक है, तो x कितना निकाला हमने 120, वाई भी 120, तो हमारा कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, कितना आ गया हमारा 0 आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट। अब हमारा है 17 18, ये 4 मार्क्स का है। 17 क्वेश्चन देख लो जल्दी से। ये कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इसमें जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो, जब जोड़ने या घटाने का बोलता है ना, तो हमें जो है ना लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, हमें जो है ना विभाजन जो सूत्र जो होता है वो यूज़ करना पड़ता है। तो उसमें हमें, मैंने आपको बोला था ये वाली वीडियो आप जरूर देख लेना जिसमें हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शन में भी क्वेश्चन है, तो दोनों देख लेंगे। पहले 17 का ऊपर वाला देखो। तो सबसे पहले जो भी आपको रकम दे रखी है आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है ऐसे 543291। तो आपको इसके जोड़े बना लेने। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था ना ऐसे 1 1 जा 1, ऐसे 2 2 जा, ऐसे 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। तो 54 से छोटा कौन सा है 49, तो 7 7 जा 49। तो इसमें से घटाओ कितना आ रहा है 14 में से 9 के 5, एक पूरा पेयर उतार लिया और यहाँ 7 का डबल हो जाएगा 14। और 14 के यहाँ पर ऐसी रकम लिखेंगे जो इसके बराबर या से छोटी है। जैसे हमने 3 लिखा तो 3 में मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, 4 लिखा तो 4 में मल्टीप्लाई होगी, बड़ा आ गया तो हम 3 वाला लेंगे। कितना लेंगे 3 वाला। ठीक है, अगर ये टॉपिक ये चीज़ समझना है तो आपको वो वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में बहुत डिटेल में बताना पड़ता है, अगर जिसको ना आए तो इसमें से घटाओ 91 आ गया। इसका डबल कर लो यहाँ पे 146। अब यहाँ पे ऐसी रकम लो जिसके बराबर, जैसे 146 का हमने 7 लिख के देखा तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 146 का अगर 6 लिख के देखा तो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा जिसके बराबरी से छोटा आ जाए तो हमने 7 लेंगे तो इसके छोटा आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आ जाएगा। और इसको हम घटाएंगे तो ये ना 3 था ना, 12 में से 9 का 3। ठीक है, ओके, हाँ अब ठीक है, तो ये बना गया। ओके, ठीक है, तो उसके बाद अब देखो, हमें जब ऐड करने के लिए बोलेगा ना, जब हमें ऐड करने के लिए बोलता है ना बच्चों, ऐड करने के लिए, तो जो ये नंबर आता है ना इससे एक बड़ा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इससे बड़ा ले लेते हैं। तो हम 737 में एक जोड़ देंगे, 738 आ जाएगा। क्योंकि रिमाइंडर आ गया ना, तो इसलिए इससे एक बड़ा लेंगे। ठीक है, तो 738 है तो 738 का स्क्वायर कर देंगे। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैं अलग से करके वीडियो रोक के वीडियो को कर देता हूँ ताकि हो जाएगा आपका इस तरीके से। ठीक है, अब हमें परफेक्ट स्क्वायर लाना है तो इस नंबर में तो जोड़ना पड़ेगा। तो कितने रुपये कम पड़ रहे हैं ये इसमें से घटा देंगे तो पता लग जाएगा। ठीक है, 5 4 4 6 4 4 में से माइनस कर देंगे 5 4 3 2 9 1। तो इसको लेस करो, कितना आएगा 1353। ठीक है, तो बस ये दे देंगे 1 3 5 3 मस्ट बी एडेड इन, किस में ऐड कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं ना 5 4 3 2 9 1 टू गेट
परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, हिंदी में लिखोगे 1353 5,43,291 में जोड़ेंगे ताकि हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब ये थोड़ा हिंदी में आप लिख लेना। अब हमसे आगे बोला गया कि स्क्वायर रूट भी निकालिए परफेक्ट स्क्वायर का। तो क्या नंबर था, ये नंबर है ना, तो ये नंबर पूरा दोबारा लिख देंगे 5 4 4 6 4 4 ऐसे करके निकाल देंगे 738। वही मतलब सेम चीज़ लिख देंगे। ये आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, एंड लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। अब और वाला क्वेश्चन है, ये और वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में इतनी बार आ गया ना, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये कह रहा है 8 9 10 इन तीनों से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा जो है स्क्वायर बताओ। जो तीनों से डिवाइड हो जाता है ना, वो हमें जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन है तो पहले आप तीनों का एलसीएम निकाल लो। ठीक है, जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन है नहीं 8 9 10 6 7 8 कुछ भी लिखा है तो आप पहले निकालो एलसीएम ऑफ 8 9 एंड 10। ठीक है, तो 8 9 और 10 का एलसीएम ले लो। 2 4 जो 8, 9 का 9, 2 5 जो 10, 2 2 जो 4, 9 का 9, 2 1 जो 2, 9 का 9। अब 3 से करेंगे। ठीक है, 3 3 जो 9, फिर 3 से करेंगे, 3 1 जो 3, फिर 5 से करेंगे। अब इन सबकी मल्टीप्लाई कर लो, इन सबकी मल्टीप्लाई कर लो। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 कितना आएगा मल्टीप्लाई करें? 2 2 जो 4 4 2 जो 8 24 24 15 15 24 मल्टीप्लाई 360। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है इसने, अब देखो कितने कम पड़ रहे हैं। यहाँ पे 1 2 कम पड़ रहा है और 1 5 कम पड़ रहा है। ठीक है, और हमें बोला गया है कि हमें वो छोटे से छोटा कंप्लीट स्क्वायर बताना है जो तीनों से मल्टीप्लाई है। तो ये एलसीएम लेंगे तो इसमें क्या कम पड़ रहा है? 1 2 और 1 5 कम पड़ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि 2 और 5 का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। हियर वी नीड 2 and 5 for getting complete square, for getting completing square। ठीक है, हिंदी में हमें यहाँ 2 और 5 चाहिए ताकि हम पूर्ण संख्या बना सकें, पूर्ण संख्या बना सकें। तो 2 और 5 की 10 में मल्टीप्लाई कर लो 10, तो 2 5 10 हो गया। तो 360 को 10 से मल्टीप्लाई करें 3600 आ गया। तो हमसे क्या पूछा गया था? सबसे छोटी वर्ग संख्या बताइए। ठीक है, जो इन तीनों से डिवाइड हो। तो लिखेंगे 3600 इज द 3600 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। ये पूरी लाइन उतार देंगे। ठीक है, इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर which is divisible by 8 9 and 10। ठीक है, लिखेंगे 3600 वह सबसे छोटी वर्ग संख्या है जिससे 8 10 और 9 से, मैंने 9 आगे पीछे लिख दिया, 9 से विभाजित किया जा सकता है। मतलब ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और तीनों से डिवाइड भी हो जाए। तो वो कौन सा है? 3600 है। बहुत ही आसान है बच्चों, पहले इसका एलसीएम ले लो। जो कम पड़ रहा है
उसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब उसके बाद हम कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, और इसके बाद ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। आप और पेपर भी देख सकते हैं, मैंने संस्कृत का, साइंस का भी बना रखा है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। अभी कह रहा है कि क्या राजेश का हल सही है, इस राजेश सॉल्यूशन करेक्ट, चेक करो। देखो यहाँ 2m माइनस 3 5m माइनस 8 अपन 5 लिखा है, तो देखो इसने 5 को यहाँ ले गया, लेकिन इस 5 को इससे मल्टीप्लाई नहीं करा क्योंकि इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। इस तरीके से इन्हें यहाँ करना बोलिए तो ये गलत कर रहा है। तो क्या राजेश का हल सही है, तो 18 बोले नो, राजेश solution is not correct, राजेश का हल सही नहीं है। हल सही नहीं है, ठीक है, ठीक है, हल सही नहीं है। अब कह रहे यदि नहीं तो राजेश ने किस चरण में गलती की और चरणवार सही हल लिखी है। तो अब राजेश ने कौन से स्टेप में गलती, स्टेप नंबर 1 में गलती कर दी, तो हम लिखेंगे सेकंड में राजेश ने चरण 1 में गलती की। और अगर चरण 1 गलत होगा तो सारे गलत हो गए, गलती की है, ठीक है। राजेश has made mistake in step first। अब करके दिखाएंगे हम, ठीक है। 2m now माइनस 3 इज इक्वल टू 5m माइनस 8 अपन में 5, ठीक है। तो 2m माइनस का 3, देखो 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको उधर ले जाएंगे। देखो ये बिल्कुल शॉर्टकट इन्होंने करा तो उसी के हिसाब से कर रहा हूँ। 5 को जब इधर लेके जाएंगे तो इससे मल्टीप्लाई भी होगी, 5 5 25 माइनस 8, ठीक है, जो कि यहाँ पर राजेश करना भूल गया, 25 करना भूल गया था यहाँ पर। अब 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, स्टेप 2, 5 2 10, 5 3 15, 25m माइनस 8, ठीक है। अब अपने हिसाब से करते रहना बच्चों, प्लस का 25 माइनस का 25 हो गया, माइनस का 15 जाएगा, प्लस का 15 हो गया। 25 में से 10 गए, कितने बचे, माइनस के आपके 15 बचे, 15 में से 8 के प्लस के 7 बचे, और 7 बटे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका आ जाएगा 15, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। और ये माइनस नीचे है तो अब माइनस को ऊपर पहुंचा देंगे, माइनस का 7 ऊपर में 15 कर देंगे, माइनस ऊपर पहुंचा देते हैं, तो ये आंसर है। तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, मुझे मोटिवेट कीजिएगा, मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस लेकर आए, ठीक है। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी वीडियो देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।